दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैम का भी फाइनली सिलेक्शन हुआ है। जानेंगे उनकी कौन सी रैंक आई और उनका क्या उनकी स्ट्रेटजी रही और किस तरीके से ये मुकाम हासिल किया। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थैंक पे। थैंक एंड यू। एंड बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। मैम थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू था। जी, मेरा नाम काजल है, मैं सतना मध्य प्रदेश से हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और CSE 2023 में मेरी 485 रैंक आई है। ओके मैम, बात करें आपके एजुकेशन बैकग्राउंड को लेकर, तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। जी, स्कूल में क्लास 12th मेरा PCM था। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने BA प्रोग्राम किया है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑटोनॉमस PG कॉलेज सतना। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैं दिल्ली आ गई थी जुलाई जुलाई 2022 में। उसके बाद से प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके, अब ये फाइनल सिलेक्शन आपका हो चुका है, फाइनल रूप से चयन हो चुका है, तो अब कैसी फीलिंग आपके लिए आ रही है, किस तरीके की। अच्छा लग रहा है, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि होगा, पर अब आ गया तो अच्छा लग रहा है और अभी इम्प्रूवमेंट करना है रैंक का। ओके, तो मैम बात करें आपकी जो रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट की पीडीएफ सबसे पहले किसने खोली थी और कैसे आपको कैसे पता लगा। मैं तो अपने फ्रेंड्स के रूम पे थी, मतलब वेट ही कर रहे थे रिजल्ट का कि हम्म। मतलब 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा। फिर एकदम से आ गया तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं खुद नहीं चेक करूंगी, तो उनको बोला चेक करने को। तो उन्होंने आधा रोल नंबर डाला, उतने में मेरा नाम आ गया। फिर उसके बाद वो लोग सब खुश हो गए कि अब तो हो ही गया है। अच्छा, तो फ्रेंड का क्या रिएक्शन था। सब बहुत खुश थे, वो लोग थोड़े इमोशनल भी हो गए थे कि काफी, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है तो हम लोग काफी टाइम से साथ में हैं, तो वो इमोशनल भी हो गई थी थोड़ा। ओके। और इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी बहुत उन्होंने हेल्प की थी मेरी। ओके मैम, बात करें आपके फैमिली रिएक्शन के लेकर, तो आपके फैमिली से कांटेक्ट हुआ होगा, तो क्या बातचीत हुई और क्या क्या बातें हुई। मम्मी और पापा दोनों से बात हुई। मम्मी तो ठीक है, मम्मी हमें हमेशा इमोशनल हो जाती हैं, वो हो गई थी। पापा ड्यूटी पे थे तो उनसे ज्यादा बात नहीं हो पाई अभी मेरी। अच्छा, तो अभी बात अभी थोड़ी देर बाद होने वाली है जी, अभी शायद। शाम को अच्छे से बात होगी ड्यूटी के बाद। ओके, तो अब फाइनली अगर बात करें आपकी जो इस प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आपको आई। दिक्कत टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोचिंग कर रहे थे साथ साथ, ऑप्शनल और GS दोनों की। हम्म। तो उसमें खुद के पढ़ने के लिए टाइम कम बचता था। फिर उसके बाद प्रीलिम्स जैसे हुआ और मेंस के टाइम पे तो कोचिंग चल ही रही थी, तो उस टाइम पे आंसर राइटिंग करना या पढ़ना, ये सब चीजें मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, वो दिक्कत थी। बात करूं आपकी ये यूपीएससी की जर्नी को लेकर, तो कब से स्टार्ट हुई थी आपकी यूपीएससी की जर्नी। जी, मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मैंने सोचा था UPSC करने का। हम्म। पर प्रिपरेशन यहाँ आने के बाद स्टार्ट की, तो पहले NCERTs पढ़ी, फिर कुछ बुक्स पढ़ी, फिर कोचिंग की साथ साथ, और फिर एग्जाम दिया। अच्छा, वो वाक्य बताइए जैसे आपने अभी बोला कि यूपीएससी के बारे में सोचा था, तो ये कहाँ से आइडिया आया था कि मुझे यूपीएससी ही करनी चाहिए। मतलब ऐसे कोई खास इंस्पिरेशन नहीं थी, हम्म। पर इतना देख रखा था, सुन रखा था इसके बारे में, तो फिर सबसे अच्छा ऑप्शन यही लगा कि यही करना चाहिए। तो कितना टाइम हो चुका था आपको यूपीएससी की तैयारी करते करते, कब से कर रहे जी, जुलाई 2022 से स्टार्ट की थी हमने कोचिंग, और थे। उसके बाद से फिर अभी तक कर ही रहे थे। अच्छा, तो आपकी जुलाई से स्टार्ट की है। कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट तक नहीं जा पाते, तो क्या कारण हो सकता है, मेजर क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आपने क्या अलग किया उन लोगों से। ऐसा कुछ अलग तो नहीं किया, मतलब सबका अलग अलग होता है ना, जैसे किसी ने कब स्टार्ट किया, कौन कब सीरियस हुआ, उस हिसाब से। और इसमें लक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा, तो आप मानती हैं कि ये लक था या फिर मेहनत। मतलब मेहनत भी थी, पर लक भी था काफी, क्योंकि काफी लोग रह भी गए, काफी लोग का हो भी गया, तो लक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। मैम बात करें आपकी ये इस जर्नी के दौरान, जैसे आपने देखा होगा कि प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, जी, अधिकतर ज़्यादा प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो उससे आपने कैसे सॉल्व किया और कैसे आप मोटिवेट होने का। मैं घर पर बात बहुत करती थी, मतलब मेरी मम्मी और मेरे भाई से मेरी बहुत बात होती है। तो जब भी कुछ ऐसा लगता था तो घर पर ही बात कर लेते थे, या फिर यहाँ फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम, उन ओके, सब चीजों से। ऐसा कभी रहा है कि प्रिपरेशन के दौरान कभी मूड नहीं हुआ पढ़ने का, चिल करने का हुआ, तो कभी चले गए मूवी वगैरह देख ली, ऐसा कभी हुआ। मतलब होता है ये कि कभी कभी, मतलब पढ़ने का मन हमेशा तो नहीं करता, पर हम्म। जब नहीं करता तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा कहीं बाहर घूम आए, या ऐसा कुछ कुछ कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप जो करते हो अगर बताना चाहें। यहाँ पे तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी फॉलो नहीं कर पाई। हम्म। कॉलेज और स्कूल के टाइम पे करती थी, पर यहाँ आने के बाद नहीं परस्यू कर पाई। ओके, तो अब बात करते हैं प्रीलिम्स को लेकर, आपकी जी, स्ट्रेटजी को लेकर, तो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी किस तरीके से, थोड़ा अगर उसको रिवील करना चाहें। प्रीलिम्स टाइम पे हमारी क्लासेस काफ़ी लेट तक चली थी, तो मेन जो सब्जेक्ट्स थे वो काफ़ी लेट तक चले थे, अप्रैल तक। हम्म। तो उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी लास्ट के 1 महीने में की थी, और तब ये था कि पढ़ा, साथ-साथ टेस्ट दिया। तो टेस्ट से हमारा चेक हो जाता है कि हमने जो पढ़ा वो कितने अच्छे से पढ़ा। तो टेस्ट भी दिया साथ-साथ, फिर उसको रिवाइज़ किया, यही था। ओके, अगर बात करूं, अगर थोड़ा और डेप्थ में जाएं हम लोग, तो प्रीलिम्स के लिए क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए हैं। प्रीलिम्स के लिए रिसोर्सेज़
मतलब रिसोर्सेज सबके लगभग सेम होते हैं, वही आपने एनसीईआरटीज। क्या एक्स्ट्रा किया उसमें? एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं किया, जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, हम्म। और एंशियंट मिडिवल के लिए तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक। पॉलिटी के लिए क्लास नोट्स अच्छे थे और विजन का मटेरियल पढ़ा था, और एनवायरनमेंट के लिए क्लास नोट्स और विजन का मटेरियल, यही सब। ओके। आपने देखा होगा लास्ट टाइम, आप तो उससे गुजर के आई हैं, आपने सी सेट देखा होगा लास्ट ईयर का। तो सी सेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो आपने सी सेट को कैसे मैनेज किया और कैसे क्वालिफाई किया? क्या उसके लिए क्या आपने एक्स्ट्रा पढ़ा, क्या रिसोर्स थे उसके लिए? सीसैट के लिए पर्टिकुलर कोई प्रिपरेशन नहीं की थी। क्लास टेस्ट, जो हमारे टेस्ट थे उनमें से कुछ टेस्ट दिए, उसमें स्कोर ठीक आ रहा था। फिर जो भी टेस्ट दिए उनमें स्कोर ठीक आ रहा था, तो फिर उन्हीं को रिवाइज किया, उसके मतलब उससे स्कोर सही आ रहा था, तो फिर लगा कि सीसैट तो हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ ऐसे स्पेशल नहीं किया फिर। तो आपका बैकग्राउंड जो था मैथ था हाँ या हाँ, फिर मेरा साइंस? +2 पीसीएम था, तो उसमें भी उससे मुझे हेल्प मिली काफ़ी मैथ्स में। बेसिक बेसिक चीज़ें तो हो जाती थी मैथ्स की उससे। ओके मैम। तो बात करें ऑल ओवर जर्नी की इसकी, तो जैसे मेंस आया, तो मेंस के लिए आपने अलग से कोचिंग लिया या प्रीलिम्स के लिए अलग लिया या कंबाइंड किया आपने प्रिपरेशन अपनी? मतलब कोचिंग तो कंबाइंड ही होती है। तो मेंस के टाइम पे थोड़ा ये किया कि क्लास जाना कम कर दिया, क्योंकि टाइम काफ़ी जा रहा था उसमें, तो फिर उस टाइम पे जो नोट्स थे उन्हीं को फॉलो किया और रिवाइज ज़्यादा किया, पीवाईक्यू देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हेल्प मिली। इतना ही कर पाए थे मेंस के टाइम पे। तो मेंस की अगर मैं थोड़ी सी और बात कर लूँ डेप्थ में जाके, तो मेंस की क्या रिसोर्सेज आपके रहे? एडवांस बुक प्लस एनसीईआरटी या फिर क्लास नोट्स? मतलब मेंस के लिए तो जो प्री के लिए हमने पढ़ा होता है वो काम आता है, क्योंकि वो हमें काफ़ी हद तक याद रहता है। और जो स्पेसिफिक मेंस के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो भी नोट्स थे उनको रिवाइज किया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने ज़्यादा देखे थे, क्योंकि टेस्ट देने का टाइम नहीं था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा देखे थे। ओके। अगर हम सब्जेक्टिव बात करें, सब्जेक्ट वाइज मेंस के लिए, तो क्या आपके रिसोर्सेज रहे थे? जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी? हिस्ट्री ज्योग्राफी के तो वही सोर्सेस थे जो प्रीलिम्स टाइम पे पढ़ लिए थे, इनको ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाए थे मेंस के टाइम पे। एथिक्स था, तो एथिक्स के लिए जो क्लासेस हुई थी उन वो क्लासेस अटेंड की थी, वो किया। सोसाइटी के नोट्स थे जो उनको उनको पढ़ा, ऐसे ही। और जो क्लासेस हुई थी विजन वाली, मेनली उन्हीं को फॉलो किया। कुछ एक्स्ट्रा मतलब उनमें मुझे मतलब सफिशिएंट लगी, तो उनको फॉलो किया, रिवाइज किया। तो कह सकते हैं इसमें यूपीएससी में अगर जो लोग लक्ष्मीकांत जैसी बुक को 5-5 6-6 बार पढ़ते हैं, तो इतनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आवश्यकता वो मतलब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे वो बुक काफ़ी मोटी लगती है, तो वो पढ़ने का टाइम नहीं था, तो मैंने क्लास नोट्स अच्छे से पढ़े। और फिर ये भी होता है, अगर हम टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है फिर। तो वही है कि टाइम के हिसाब से हमें मैनेज करना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम है, हम कितना कर सकते हैं। ओके। जी। ओके। आपका ऑप्शनल क्या था? जी, मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी था। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें ऑप्शन को लेकर, तो सोशियोलॉजी मुझे लगता है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट इस समय सोशियोलॉजी रखना पसंद कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी के क्या आपके रिसोर्सेज थे, थोड़ा आप बताएं? सोशियोलॉजी के लिए सब्जेक्ट लेने से पहले मैंने थोड़ा रिसर्च की थी, पता किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन सा हमें लेना चाहिए, और फिर सीनियर से भी कंसल्ट किया था। तो सोशियोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है, उसकी एनसीईआरटीज पढ़ी, फिर मैंने उसकी कोचिंग ली थी सोशियोलॉजी की, ट्रायम्फ आईएएस से। फिर वहाँ से प्रिपेयर किया। फिर मेंस टाइम पे पीवाईक्यू देख लिए थे सोशियोलॉजी के। ओके। और क्या एक्स्ट्रा किया आपने, कहीं से कोई वैल्यू एडिशन की, क्या? उसके लिए सर के क्लास नोट्स फॉलो किए थे, क्योंकि टाइम कम था, हम्म। तो ज़्यादा रिसोर्सेज के लिए जा नहीं पाई। टाइम होता तो जाती, तो उतना ही किया फिर। क्या लगता है अगर टाइम ज़्यादा होते तो और रिसोर्सेज के पीछे भागते, तो हो सकता है उसमें भ्रमित हो जाते, शायद फिर नहीं हो पाता आज तक। ये भी हो सकता है, पर फिर ये होता कि हम मतलब और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते। ओके। दोनों चांसेस थे। दोनों चाहिए। तो रिसोर्सेज को आजकल देखते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट बुक या फिर नोट्स या फिर क्लास नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं लाके। तो कितना रिसोर्स एक्चुअल में होना चाहिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पास? वो सबका अलग अलग होता है। अब जैसे एक सोर्स पढ़ने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि अभी सब कुछ नहीं कंप्लीट हुआ है, तो लोग दूसरा सोर्स भी पढ़ते हैं। पर फिर ये है कि उनका रिवीजन होना भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम सब रिवाइज नहीं कर पा रहे एक बार से, तो कुछ भी याद नहीं रहता। तो रिवीजन होना भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए सोर्सेज कम रहने चाहिए पर रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए। आप अभी आप देख रहे हैं एमपी से, आपने बताया एमपी से हैं, तो आपने आजकल देख रहे होंगे कि जो गर्ल्स हैं कुछ करना चाहती हैं और इस आपकी तरह बनना चाहेंगी, आप मुझे जहाँ तक लगता है ये वीडियो देखने के बाद, तो उन गर्ल्स के लिए क्या आपका मैसेज है? इस एग्ज़ाम में फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मेरे यहाँ तो पापा बहुत ज़्यादा हम लोग को वो करते हैं कि करना है, कुछ करना है, तो वो फैमिली सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद डेडिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, कि हम लगे रहते हैं इस एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, एक चीज़ और देखी जाती है सोसाइटी के अंदर, कुछ लड़कियां कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उनको रोक लेते हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहने वाला?
अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उनको मौका तो मिलना चाहिए एटलीस्ट अपनी विशेस को फुलफिल करने का, और अगर वो मिलता है तो काफ़ी लोग उनको अचीव भी कर लेते हैं, तो मौका देना चाहिए सबको। ओके। तो मैम अब आप फाइनल रूप से चयन हो चुकी हैं, आप सर्विस के लिए तैयार हो चुकी हैं, तो ऐसा आपने क्या सोचा है कि अगर मैं इस सोसाइटी में जाऊंगी तो सोसाइटी में ये चेंजेस मुझे लाने जो भी मौका मिलेगा करने का वो सब करना चाहूँगी, मतलब जितना भी सोसाइटी को हम सर्व कर सकते हैं वो सब करना चाहेंगे। हैं? जी। हमसे आजकल आप देख रहे होंगे आंसर राइटिंग, तो आपने आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की गई, और आंसर एक अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए उसमें बॉडी? जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो शुरू में कुछ डेली असाइनमेंट्स होते थे, तो कुछ डेली असाइनमेंट्स लिखे थे, फिर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो फिर जब मेंस का टाइम आया तब जीएस के सब्जेक्ट्स की आंसर राइटिंग की थी कुछ कुछ की, लेकिन ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करने के लिए टाइम नहीं मिला था। तो फिर यही था थोड़ा, खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा कि आंसर राइटिंग पढ़ लेंगे तो लिख लेंगे, तो उस हिसाब से फिर मैनेज किया। मैम अभी जो आप देख रहे हैं 2024 वाला प्रीलिम्स आ रहा है, तो उन एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज रहने वाला है, और वो इस समय क्या करें क्या नहीं करें? मतलब जितना अभी अभी कुछ नया पढ़ने का तो टाइम बहुत कम है, तो जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करना चाहिए, टेस्ट देने चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करना चाहिए। Okay. दैट्स इट। आप कुछ सब्जेक्ट बताना चाहेंगे कि इसमें स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं, इस पे ज़्यादा आप ध्यान दीजिए कुछ थोड़ा? मतलब अब जैसे पेपर आ रहा है तो उस हिसाब से हम किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा ऐसे नहीं बोल सकते कि इससे कम आएगा या इससे ज़्यादा, सभी सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फिर भी जैसे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं, इनको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा रहता है। एनवायरनमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, इनका वेटेज रहता है थोड़ा ज़्यादा एग्जाम में, करंट अफेयर्स तो इनके लिए। Okay. जो लास्ट में क्या मैसेज रहने वाला है उन एस्पिरेंट के लिए जो इस फील्ड में नए आ रहे अ, नए आने वालों को तो पहले सब कुछ पता करना चाहिए, इसके सिलेबस से गो थ्रू करना चाहिए कि क्या सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, फिर खुद को टाइम देना चाहिए कि हम सब कुछ पढ़ पाएँ और फिर एग्ज़ाम देना चाहिए। मतलब सब कुछ, और खुद को मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि हमें मतलब, क्योंकि सब डिमोटिवेट होते हैं एक पॉइंट पे, तो कंटिन्यू करना इम्पोर्टेंट है। हैं? थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसी आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।